हे हाय हेलो एवरीवन। सो ईएमएस स्पेस के अंदर ई पैक ड्यूरेबल को हमने कवर किया। एक अच्छा री रेटिंग अपॉर्चुनिटी है उस बिजनेस के अंदर, सारा कॉन कॉल वगैरह हमने डिस्कस किया। तो इसी स्पेस के अंदर एक और हाई ग्रोथ मॉडल है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे, इनका रिजल्ट देखेंगे, बिजनेस मॉडल समझेंगे एंड देखेंगे कि आगे का स्कोप कैसा लग रहा है इसके बिजनेस का और मैनेजमेंट का ओवरऑल गाइडेंस कैसा है। ये जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कंपनी है, इसका अगर आप लास्ट एक साल का रिटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट 5 to 6x रिटर्न दिया इसके स्टॉक ने। मार्केट ने काफी सॉलिड तरीके से रिवॉर्ड किया इसके स्टॉक को, बिकॉज बिजनेस की अर्निंग ग्रोथ भी काफी अच्छी रही है, मार्जिन अच्छे से इंप्रूव हुए हैं, आगे का गाइडेंस काफी अच्छा दिया है मैनेजमेंट ने एंड उस पर एग्जीक्यूशन भी अच्छा रहा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनका मॉडल देखेंगे एंड कॉन कॉल में ऑफकोर्स हमको समझ आएगा कि यहाँ से आगे का स्कोप कैसा है, बिकॉज वो तो पास्ट हो गया। अब हमको क्या देखना है कि बिजनेस का कैसा स्कोप लग रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग स्टॉक में कैसी डील या अपॉर्चुनिटी करंट लेवल के ऊपर नजर आ रही है इस बिजनेस में। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें सबसे पहले, तो इनका भी वैसा मेन काम अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वैसा ही है एसी मैन्युफैक्चरिंग का, जैसे ई पैक ड्यूरेबल का है। लेकिन एसी मैन्युफैक्चरिंग के साथ में इस कंपनी के दो तीन और सेगमेंट्स हैं। जैसे एसी के साथ में कंपनी वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, एयर कूलर, ऑटोमोटिव कंपोनेंट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्लस प्लास्टिक मोल्डिंग, ये सारे सेगमेंट्स के अंदर कंपनी काम करती है। ऑफ कोर्स जो मेन इनका बिजनेस है वो एसी वाले पार्ट से ही आता है अभी भी, लेकिन वॉशिंग मशीन और एयर कूलर इन दोनों सेगमेंट्स के अंदर भी पिछले कुछ टाइम में काफी सॉलिड ग्रोथ किया है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने। अगर आप ई पैक को देखोगे तो ई पैक का ऑलमोस्ट 85-86% रेवेन्यू उनका सिर्फ एसी बिजनेस से आता है, और मैनेजमेंट अभी एक्सपैंड कर रहा है बाकी सेगमेंट्स के अंदर। लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने काफी हद तक वो एक्सपेंशन मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी कर दिया है वॉशिंग मशीन में, एयर कूलर में और बाकी पार्ट्स के अंदर। ये एक डिफरेंस आप बोल सकते हो इन दोनों बिजनेस का के बीच में है। देन इस कंपनी का एक और अगर आप ये पार्ट देखोगे तो ये सारे सेगमेंट्स में कंपनी डील करती है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि FY20 तक, मतलब आज से 4 साल पहले तक अगर हम देखें, तो कंपनी का जो प्रोडक्ट बिजनेस है जिसमें इनका रूम एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, ये तीनों प्रोडक्ट आते हैं, तो ये प्रोडक्ट बिजनेस FY20 तक हार्डली, मतलब बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता था कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। मेन जो इनका रेवेन्यू था वो प्लास्टिक मोल्डिंग से आता था, जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते थे, सैनिटरी वेयर होता था, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, इन सारे सेगमेंट से आता था। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 70-80% के आसपास जो रेवेन्यू है इस कंपनी का, वो इनके प्रोडक्ट बिजनेस से आता है। मतलब रूम एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, इन तीनों बिजनेस से ऑलमोस्ट 70-80% आता है। तो 4 साल में ये पूरा रेवेन्यू मिक्स जो है वो कंपनी का चेंज हुआ है, बिकॉज इन्होंने जो इंक्रीमेंटल जो एक्सपेंशन किया है कंपनी ने, वो इन्हीं रूम एयर कंडीशनर में वाले सेगमेंट के अंदर स्पेसिफिकली काफी ज्यादा किया है। तो ये इनका ओवरऑल बिजनेस मॉडल है। देन इनका क्लाइंट बेस अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स काफी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है। ब्लू स्टार, डाइकिन, क्रोमा, क्रॉम्पटन, एलजी, ये सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स है कंपनी के पास में। एंड इनका अगर हम Q1 का नंबर्स भी देखते हैं तो बहुत सॉलिड नंबर्स रहा है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का सेल्स ग्रोथ 95% के आसपास था। देन मार्जिन अगर आप देखोगे तो उसमें भी एक्सपेंशन हुआ है, 9.9 से 10.2% का मार्जिन आया इस क्वार्टर में। और लास्टली अगर आप पैट देखोगे इस कंपनी का तो 151% का ग्रोथ, मतलब 34 करोड़ का प्रॉफिट जो है आपका, वो 85 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी बिजनेस को काफी सॉलिड मिला। तो रिजल्ट काफी अच्छा रिपोर्ट किया इन्होंने। और ये जो सेगमेंट है एसी मैन्युफैक्चरिंग वाला, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि काफी हाई पेस पे ग्रो कर रहा है। अब इनका अगर आप गाइडेंस देखोगे तो इनकी मैनेजमेंट ने गाइडेंस को रिवाइज किया है इस क्वार्टर के अंदर। FY25 के अंदर मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि हम ऑलमोस्ट 3650 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं FY25 के अंदर। और इसको अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 33% का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और इनका एक ये जॉइंट वेंचर भी है, गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स करके, ये एक जॉइंट वेंचर है इनका जेना इंडिया के साथ में। 50-50 शेयर है दोनों कंपनीज का इसमें। तो जैसे हमने ई पैक का देखा था, उनका भी एक जॉइंट वेंचर है जिसमें ई पैक ने भी अपना स्टेक बढ़ा करके 50% किया है, और वो मोटर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है वो कंपनी। सिमिलरली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का ये जॉइंट वेंचर है, और इस जॉइंट वेंचर से कंपनी 600 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो 600 करोड़ का रेवेन्यू प्लस ये 3650 का कंपनी का खुद का रेवेन्यू, ऑलमोस्ट टोटल कितना टारगेट कर रहा है कंपनी, 4250 रुपीज का रेवेन्यू कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर टारगेट कर रहा है। मतलब 55% की ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अपने टॉप लाइन के अंदर।
सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या हो गया कि Q1 में कंपनी का रेवेन्यू कितना था, ऑलमोस्ट 1320 1321 करोड़ के आसपास। यानी ऑलमोस्ट आपने वन थर्ड जो है अपने अपने गाइडेंस का, वो तो आपने पहले क्वार्टर में ही अचीव कर लिया है विद सॉलिड ग्रोथ इन मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो काफी अच्छे ट्रैक पे बिजनेस ये चल रहा है, एंड अगर ऐसा एग्जीक्यूशन रहा कंपनी का तो बहुत हाई चांस है कि इनका ये जो गाइडेंस है इसको मैनेजमेंट ओवर अचीव कर लेगा। एंड वी ऑल नो कि जब भी कोई बिजनेस अपने गाइडेंस को ओवर अचीव करता है तो मार्केट उसके स्टॉक को बहुत जबरदस्त तरीके से रिवॉर्ड करता है। सो अभी तो आप देखोगे कि स्टॉक ऑलरेडी 5 गुना 6 गुना हो गया है पिछले 1 साल के अंदर, 1 1.5 साल के अंदर। लेकिन यहां से भी जैसा गाइडेंस है इसकी मैनेजमेंट का, अगर वैसा एग्जीक्यूशन रहा या उससे थोड़ा सा बेटर भी करा उन्होंने, तो स्टॉक का अपसाइड बहुत ज्यादा हाई है यहाँ करंट लेवल से भी। तो हमको इसको बिजनेस को ट्रैक करना है। सो ये इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस था Q1 में। अभी हम देखेंगे कि मैनेजमेंट ओवरऑल कॉन कॉल में कैसा गाइड कर रहा है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के। तो कंपनी का कहना है ऑफकोर्स डी लेवरेजिंग चल रही है इनके बैलेंस शीट की, कंपनी लगातार डेट कम कर रही है। FY23 में अगर आप देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, टोटल बोरोइंग नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर आप देखोगे तो अराउंड 222 टू 27 करोड़ के आसपास था, जो कि कंपनी ने पिछले साल कम करके 185 करोड़ के आसपास कर दिया। तो और कंपनी बोल रही है कि फर्स्ट क्वार्टर में और ज्यादा हमने बोरोइंग को कम किया। तो लगातार डीलेवरेजिंग चल रहा है बैलेंस शीट का। कैसे हो रहा है? बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में अगेन हाईएस्ट एवर प्रॉफिट और सेल्स का नंबर कंपनी ने रिपोर्ट करा है। तो इतना अच्छा ग्रोथ मिल रहा है कंपनी को, वहां से ही अपने डेट को लगातार कम करते जा रहे हैं। देन इबिटा ग्रोथ काफी अच्छा है, डबल हो गया। प्रॉफिट आपका 1.5 गुना मतलब 150% से ग्रो हो गया इस क्वार्टर के अंदर। देन कंपनी का जो प्रोडक्ट बिजनेस है जिसमें एसी, एयर कूलर, आपका वॉशिंग मशीन, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, इसमें 124% की ग्रोथ रही है। रूम एसी वाला बिजनेस इनका 130% से ग्रो करा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के जितने भी प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं अक्रॉस कैटेगरी सॉलिड ग्रोथ मिली है बिजनेस को Q1 के अंदर। तो ऐसा नहीं कि किसी एक प्रोडक्ट से मेनली ये पूरा ग्रोथ आया है, सबने काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है इसमें। देन कंपनी कह रही है कि जो ऑर्डर बुक की जो विजिबिलिटी है हमारे प्रोडक्ट बिजनेस के लिए वो काफी स्ट्रांग है, एंड इसीलिए हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि हम जो गाइडेंस दिया है हमने उसको अचीव करने के लिए बिल्कुल राइट ट्रैक पे आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। देन कंपनी ने अपने वॉशिंग मशीन और एसी वाले बिजनेस में कोई नए कैटेगरीज भी लॉन्च किए थे जिसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मार्केट से। एंड कंपनी बोल रही है कि हमारा आज के टाइम पे फोकस है हमारी जो कॉस्ट को मेंटेन करने में जो लीडरशिप है उसको हमको मेंटेन करना है, उसके ऊपर फोकस है पूरा। देन कंपनी कह रही है कि लगातार हमको नए क्लाइंट से प्लस हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट से काफी अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है नई बिजनेस के अंदर। सो ओवरऑल ग्रोथ को लेकर के हम काफी कॉन्फिडेंट है। अगेन गाइडेंस जो हमने अभी डिस्कस किया कि रिवाइज किया, अपग्रेड किया गाइडेंस को। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि गाइडेंस को हमने रिवाइज किया है, बॉटम लाइन टॉप लाइन दोनों का गाइडेंस रिवाइज किया है। एंड कंपनी कह रही है कि ये जो प्रोडक्ट बिजनेस में जो ग्रोथ है, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो या रूम एयर कंडीशनर हो या आपका एयर कूलर हो, इन प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर ही कंपनी 60% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो जब भी आप देखोगे कि कोई भी मैनेजमेंट इतना सॉलिड गाइडेंस देता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे उसका स्टॉक जो है वो 52 वीक के हाई के आसपास ही रहेगा। बिकॉज मार्केट में सिंपल सा कंसेप्ट है, जिस बिजनेस के पास ग्रोथ है सबसे ज्यादा पैसा जो है वो उसी के स्टॉक को चेज करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमको समझना होगा। मतलब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिजनेस हाई पेस पे ग्रो कर रहा हो, सारा कुछ उसका अच्छा चल रहा हो, लेकिन स्टॉक उसका 52 वीक लो के ऊपर हो। 99% केसेस में ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप ऑफकोर्स मार्केट में कोई वोलेटिलिटी होगा, कोई अनसर्टेनिटी होगा, तब वो अलग केस है। बट अगर क्वालिटी बिजनेस हमको बाय करना है तो वो आपको हाई प्रीमियम पे ही पे करना पड़ेगा उसके लिए। सो गाइडेंस बहुत सॉलिड दिया है कंपनी ने। देन मैनेजमेंट बोल रहा है कि ऑफ कोर्स हम कैपेक्स भी प्लान कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। 370 से 380 करोड़ का कैपेक्स कंपनी प्लान कर रही है। तो अगर आप इनका FY24 का टोटल एनुअल प्रॉफिट देखोगे तो 135 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट रहा था पूरे साल का। सो अपने FY24 के एनुअल प्रॉफिट का ऑलमोस्ट 3 टाइम कंपनी कैपेक्स कर रहा है इस साल। तो ये दिखाता है हमको कि मैनेजमेंट को कितनी स्ट्रांग विजिबिलिटी है डिमांड की, ग्रोथ की इस पूरे सेक्टर की आने वाले टाइम में। कंपनी कह रही है कि ये जो एक्सपेंशन रहेगा ऑफ कोर्स हमारा जो नोएडा में, राजस्थान में, भिवाड़ी में, इन तीनों जगह पे जो हमारा प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहां पे हम और ज्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं। रूम एयर कंडीशनर ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हमारा उसी प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा। देन कंपनी कह रही है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कोर्स चैलेंजिंग रहा था आपका, बिकॉज बहुत सडन डिमांड आई थी, फिर उसके ऊपर से आपका गवर्नमेंट का क्वालिटी कंट्रोल का भी एक थोड़ा सा सर्कुलर आया था।
एंड प्लस एक और बड़ा चैलेंज क्या रहा था कि रॉ मटेरियल कमोडिटी के प्राइसेस कम हो गए थे, जिसकी वजह से इनका एवरेज सेलिंग प्राइस फर्स्ट क्वार्टर में लगभग 8% से कम हो गया था लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी कंपनी का इतना सॉलिड ग्रोथ रहा। तो ये कहां से आया? बिकॉज कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ बहुत सब्सटैंशियल रहा इस Q1 के अंदर में। सो वहां से ये ग्रोथ ड्राइव हुआ है। देन कंपनी कह रही है कि जो केपेक्स हमने प्लान किया है वो पूरा इंटरनल एक्रूवल से रहेगा, मतलब डेट अभी FY25 के अंदर कोई डेट रेजिंग का प्लान नहीं है कंपनी का। कैपिटल एफिशिएंसी लगातार इंप्रूव करने के ऊपर फोकस है कंपनी का। देन मार्जिन्स भी इस कंपनी के इंप्रूव हुए हैं। एंड कंपनी कह रही है कि Q1 में ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स आपको थोड़ा सा फोर्थ क्वार्टर के कंपैरिजन में कम लगेगा। तो उसका बेसिक सा रीजन ये है कि इनका लास्ट क्वार्टर में मतलब फोर्थ क्वार्टर में PLI का इनकम आया था ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास का। तो उसकी वजह से इनको एक बेनिफिट मिला था फोर्थ क्वार्टर में, जो मार्जिन इनके 11% के आसपास थे। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में क्योंकि वो PLI इनकम नहीं था, इसीलिए मार्जिन इनके 10% के आसपास लग रहे हैं। अदरवाइज नंबर्स या ग्रोथ वगैरह काफी अच्छी रही है कंपनी की। देन कंपनी कह रही है कि इनका बेसिकली मॉडल किस तरीके से वर्क करता है कि एक बार ये कस्टमर के साथ प्राइसिंग वगैरह फिक्स कर लेते हैं एक सीजन के लिए, तो उसको ये मिड सीजन में वापस से रीनेगोशिएट नहीं कर सकते। मतलब जस्ट इन केस अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं या फिर सडनली डिमांड बहुत ज्यादा आ गई है, तो कंपनी उसको मिड सीजन में वापस से ज्यादा प्राइसिंग चार्ज नहीं कर सकती अपने क्लाइंट्स को, बिकॉज इनका कॉन्ट्रैक्ट का कुछ डील इस तरीके से रहता है। लेकिन अगर आप ये ईपैक के केस में देखो तो उनकी मैनेजमेंट ने क्या बोला था कि हमको थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ गया इस क्वार्टर में, लेकिन हम इसको पास ऑन कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों कंपनीज के मॉडल में। देन PG इलेक्ट्रोप्लास्ट AC का कंपोनेंट वगैरह भी बनाती है। तो कंपनी कह रही बहुत छोटा बिजनेस है वो, 25-30 करोड़ के आसपास है। मेनली हमारा ये रूम AC का ही जो बिजनेस है वो मेन बिजनेस है। देन रूम AC बिजनेस थोड़ा सा लोअर कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है इस बिजनेस में। तो मैनेजमेंट बोल रहा है जब भी आप किसी क्वार्टर में देखोगे कि AC बिजनेस से कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है टोटल रेवेन्यू में, तो आपको आपको दिखेगा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा कम हो गया, बिकॉज AC का बहुत सारा कंपोनेंट जो है वो हम बाहर वेंडर से बाय करते हैं। लाइक उनका आपका कंप्रेसर हो गया, चिप हो गया, मोटर वगैरह हो गया, ये हम बाहर वेंडर से बाय करते हो। तो इसीलिए उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम हो जाता है जिस भी क्वार्टर में AC का रेवेन्यू शेयर जो है वो बढ़ जाता है बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। देन कंपनी ने प्रॉफिट गाइडेंस भी दिया है FY25 के लिए। तो लगभग 216 करोड़ का प्रॉफिट गाइडेंस दिया है कंपनी ने। एंड ये एक्सक्लूडिंग जॉइंट वेंचर है। ये जो जॉइंट वेंचर था इनका गुड अर्थ करके, उसको एक्सक्लूड करके 216 करोड़ का प्रॉफिट टारगेट कर रही है कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर में। अब उससे कितना प्रॉफिट आ सकता है? तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि उसमें हम 1.5 से 2% का प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो रेवेन्यू गाइडेंस कितना है इनका जॉइंट वेंचर वाले बिजनेस से? 600 करोड़ के आसपास। तो 600 करोड़ पे अगर आप हायर साइड पे गाइडेंस पकड़ो इनका 2% का, तो एनुअल प्रॉफिट हो गया आपका 12 करोड़ के आसपास। और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का इस जॉइंट वेंचर में 50% का शेयर है, तो 12 करोड़ का 50% आपका हो गया 6 करोड़। 216 करोड़ कंपनी के खुद से बिजनेस से, प्लस 6 करोड़ ये इनका जॉइंट वेंचर से। सो ऑलमोस्ट 220 से 222 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी प्लान कर रही है FY25 के लिए। एंड ऑफ कोर्स मतलब बहुत अच्छे डायरेक्शन में ये बिजनेस उस तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। देन कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है वॉशिंग मशीन वाले बिजनेस के लिए भी। वॉशिंग मशीन वाला बिजनेस जो है इनका वो 72% से ग्रो करा इस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि इस पूरे साल में हम 40 से 45% का ग्रोथ देख रहे हैं हमारे वॉशिंग मशीन वाले बिजनेस के अंदर। देन कंपनी कह रही है कि लॉन्ग टर्म विजन क्या है हमारा। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि अगले 4 से 5 साल में हमको लगता है कि 25 से 30% का ग्रोथ हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं, 25 से 30% पे ग्रो कर सकते हैं। उसमें ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा पार्ट रहेगा हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का, जो AC वगैरह ये सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे। प्लस इसके साथ में मैनेजमेंट नए प्रोडक्ट कैटेगरीज को भी एक्सप्लोर कर रही है, डोमेस्टिक मार्केट में भी एंड एक्सपोर्ट मार्केट में भी। तो ये सारे ग्रोथ लीवर लग रहे हैं कंपनी को कि इनको 25 से 30% का ग्रोथ टारगेट कंपनी प्लान कर रही है। अब यहाँ पे अगर आप लॉजिकली समझो तो पूरा EMS स्पेस जो है उसी का एक्सपेक्टेशन है कि 20-25% से ये अगला 5-6 साल ग्रो करेगा, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड है इस पूरे स्पेस के अंदर। तो अगर पूरा सेक्टर इतने हाई पेस पे ग्रो करेगा तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ऑफ कोर्स एक छोटा प्लेयर है, 15-16 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। तो इनके पास एक बहुत बड़ा चांस है कि उस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट को ये बहुत बड़े मार्जिन से अचीव कर सकते हैं। एंड मैनेजमेंट तो 25-30% का गाइडेंस दे रहा है, तो ये बहुत ज्यादा अचीवेबल है। सो यही हमको ट्रैक करना है, बिकॉज मैनेजमेंट गाइडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है एक स्टॉक के
अपसाइड के लिए, बिकॉज जैसा जैसा उसका एग्जीक्यूशन आता जाएगा आप देखोगे कि मार्केट उसको लगातार रिवॉर्ड करेगा, बिकॉज मार्केट ये वेट नहीं करेगा कि 4 साल बाद जब इसका 25% का ग्रोथ हो जाएगा तब मैं स्टॉक को रिवॉर्ड करूंगा। मार्केट आज इसका एग्जीक्यूशन देखेगा एंड जैसे 2-3 क्वार्टर में इसका एग्जीक्यूशन चलता जाएगा मार्केट स्टॉक को रिवॉर्ड करता जाएगा। सो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि अननेसेसरी डीपली एनालाइज करने में टाइम वेस्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटी वहां पे लूज होती है हमारे लिए। सो गाइडेंस बहुत सॉलिड है कंपनी का, एंड कंपनी कह रही है कि ऑफकोर्स अगर आप हमारा स्किल सेट देखो बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल सेट है हमारा। मतलब हम प्लास्टिक मोल्डिंग से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की असेंबली से लेकर के ओडीएम करते हैं, डिजाइन कैपेबिलिटी है हमारे पास, शीट मेटल कंपोनेंट्स हैं, तो स्किल सेट बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा। तो इससे हमको कॉन्फिडेंस आता है कि इस ग्रोथ को हम बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं। देन मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारा जो मॉडल है, ये जो इंडस्ट्री है, इसमें बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी कंपनी के लिए एक नए बिजनेस को विन या लूज करने के लिए। तो पहला तो ऑफकोर्स आपका क्वालिटी होता है, दूसरा कंपनी कह रही है कि कॉस्ट होता है, और तीसरा होता है डिलीवरी। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि क्वालिटी और कॉस्ट जो है वो इस इंडस्ट्री में हर एक प्लेयर मतलब ऑलमोस्ट सेम लेवल पे मेंटेन करता है, बिकॉज एक काइंड ऑफ मैंडेटरी बन गया ये क्लाइंट के लिए। जो डिफरेंशिएटर फैक्टर आता है वो आता है आपका डिलीवरी के ऊपर, एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बोल रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो डिलीवरी वाले पार्ट पे है, बिकॉज चैलेंजिंग से चैलेंजिंग वाले सीजन के अंदर भी हम हमारे क्लाइंट्स को उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बहुत टाइमली प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हैं, एंड ये बहुत बहुत सुपीरियर एडवांटेज है हमारे पास। इसीलिए ओवर द ईयर्स हमने लगातार नए क्लाइंट्स को भी ऐड किया अपने बिजनेस में, एट द सेम टाइम जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनसे भी और ज्यादा बिजनेस हमने लगातार जनरेट करा है। सो ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। देन कंपनी का कहना है कि रेफ्रिजरेटर वाले सेगमेंट में इन्होंने कुछ टाइम पहले ट्राई किया था, लेकिन उस पर जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो उस लेवल का नहीं आया जो इन्होंने टारगेट रखा हुआ है अपने लिए इंटरनली। तो इसलिए अभी ये उसको जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व होगी, एंड अगर इन केस इनको आगे अपॉर्चुनिटी लगती है तब ये रेफ्रिजरेटर वाले बिजनेस के अंदर एंटर करेंगे। देन कैपेक्स का क्या मिक्स रहेगा, कहाँ कहाँ पे जाएगा ये 370-380 करोड़ का कैपेक्स। तो मैनेजमेंट बोल रहा है 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास हम लैंड बिल्डिंग वगैरह परचेज करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो ऑलमोस्ट 180 करोड़ के आसपास तो हमारा वहां पे जाएगा। देन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हमारा खर्चा होगा, तो जो रूम एयर कंडीशनर वाला बिजनेस है उसमें लगभग 125 से 130 करोड़ के आसपास जाएगा हमारा प्लांट एंड मशीनरी पे। फिर वॉशिंग मशीन वाले पे भी ऑलमोस्ट 35-40 करोड़ के आसपास जाएगा। आपका 3 करोड़ जो है वो एयर कूलर वाले बिजनेस के ऊपर जाएगा, और फिर बाकी का 20-25 करोड़ और बाकी के जो अमाउंट है वो इनका केपेक्स को मेंटेन करने के लिए, प्लस जो कंपनी के छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं प्लास्टिक मोल्डिंग का, सैनिटरी वेयर का, सो उन सारे सेगमेंट्स के ऊपर कंपनी इन्वेस्ट करेगी। देन मैनेजमेंट का बोलना है कि रूम एसी इंडस्ट्री के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड लगती है हमको, काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इस बिजनेस के लिए। हाँ, एक पॉइंट जरूर है कि कंपटीशन इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है, बिकॉज ईपैक ड्यूरेबल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, प्लस ऐसी और भी कंपनीज हैं जैसे अंबर एंटरप्राइजेस, मतलब आपकी सेक्टर के अंदर बाकी कंपनीज के साथ में तो कंपटीशन है ही, लेकिन एक और चीज क्या हो रही है इस फर्स्ट क्वार्टर के बाद में कि जो ये ब्रांड्स हैं जैसे वोल्टास है, डाइकिन है, हिताची है, ये सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, धीरे धीरे खुद का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बिल्ड कर रही हैं, बिकॉज कल को चल के अगर ऐसा कोई टाइम आएगा जैसे फर्स्ट क्वार्टर में आया जहां पे एकदम से इतनी ज्यादा डिमांड आ गई, इन्वेंट्री की शॉर्टेज होने लग गई, तो उस सिचुएशन को फेस करने के लिए कंपनी खुद की कैपेसिटी भी बिल्ड कर रही है। तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि ऑफ कोर्स डिमांड बहुत स्ट्रांग है और लगातार आप देखोगे कि कैपेसिटी बढ़ती जा रही है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो स्कोप बहुत बड़ा है इस पूरे इंडस्ट्री में। देन कंपनी कह रही है कि लेकिन एक एडवांटेज जो है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर या ओडीएम ओईएम प्लेयर के पास में रहेगा, हमारे जैसे प्लेयर के पास में रहेगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो सीजनल बिजनेस है। मतलब जनवरी फरवरी से लेके आपका मई या मैक्सिमम जून तक एक अच्छा बिजनेस चलता है एसी का, तो ये बहुत सीजनल बिजनेस है। एंड जब तक इस बिजनेस में सीजनैलिटी रहेगी तब तक जो ये जो ब्रांड्स हैं जैसे वोल्टास, डाइकिन वगैरह, ये खुद का अगर इन हाउस के ऊपर पूरा डिपेंड हो जाएंगे तो इनका कॉस्ट इफेक्टिवनेस कभी भी अचीव नहीं होगा। सो ओडीएम ओईएम जो हमारी जैसी कंपनीज है, हमारा मॉडल उस तरीके से क्रिएटेड है, हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरीज है, हमने उस तरीके के मॉडल को क्रिएट किया हुआ है जिससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस हम अचीव कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो जब तक सीजनैलिटी रहेगी इन ब्रांड्स को एट द एंड आउटसोर्सिंग के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ेगा, बिकॉज इनका जो कॉस्ट ओवरऑल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसकी वजह से। देन कंपनी कह रही है कि जो आईटी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो पीएलआई आने वाला था उस पे इनके बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो अभी वेट एंड वॉच वाले मोड में हैं,
मतलब कोई एग्जैक्ट डिसीजन उनसे आ नहीं रहा है, इसीलिए कंपनी खुद भी अभी उस वाले सेगमेंट को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रही है। देन कंपनी का कहना है कि एसी इंडस्ट्री जो है वो हमारा मानना है कि अगले कुछ सालों में 15 से 20% पे ग्रो कर सकती है इन वॉल्यूम टर्म्स, मतलब वॉल्यूम टर्म्स में 15 से 20% की ग्रोथ रह सकती है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज उस तरीके का हो रहा है, प्लस अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है एसी की, बिकॉज कंज्यूमर फाइनेंस वाली बहुत सारी कंपनीज आ गई है आज के टाइम पे। तो कंपनी कह रही है कि ये सारे जो बड़े बड़े फैक्टर्स हैं ये हमको अचीव करेंगे, हमारा जो गाइडेंस है 3 साल 5 साल का उसको अचीव करने में। प्लस एसी बिजनेस के अलावा भी हम लगातार बाकी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन है, एयर कूलर है, देन आपका प्लास्टिक मोल्डिंग वाला बिजनेस है, बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स के बिजनेस है जिसमें हम लगातार एंटर कर रहे हैं। सो एसी वॉशिंग मशीन तो है ही, बट उसके साथ बाकी कैटेगरीज भी है जिससे हम ये गाइडेंस को अचीव कर सकते हैं। देन कंपनी कह रही है कि इस इंडस्ट्री का एक थोड़ा सा हार्ड ट्रूथ था बोल सकते हो कि रूम एयर कंडीशन वाली इंडस्ट्री का। सो कंपनी का कहना है कि अभी भी इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट जो है वो चाइना के ऊपर है। बहुत सारा जो कंपोनेंट जो है, रॉ मटेरियल जो है एसी का, वो चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन इसमें मैनेजमेंट का कहना है कि एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या हुआ है कि जो पीएलआई स्कीम आई है गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 2 साल में, तो उसके बाद से बहुत सारे इंडिया के अंदर जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी स्टार्ट करी है, उस कैपेसिटी को और फर्दर एक्सपैंड किया है, और इन्होंने एक बहुत अच्छा डेटा शेयर किया है। मैनेजमेंट कह रहा है कि आज से 4 साल 5 साल पहले अगर आप देखते तो ऑलमोस्ट सिर्फ 20 से 25% ही जो एक एसी को बनाने का जो रॉ मटेरियल होता है वो हम डोमेस्टिकली ऐड कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम पे वो नंबर बढ़ करके 40-45% हो गया, बिकॉज पिछले 2-3 सालों में इन हाउस इंडिया में कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है, कैपेसिटी बढ़ी है। एंड हमारा ऐसा मानना है कि ये ट्रेंड लगातार बढ़ता जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर काफी स्ट्रांग फोकस है। सो अगले 2 से 3 साल के अंदर मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारा मानना है कि ये जो डोमेस्टिकली हम जो ऐड कर पा रहे हैं ये 40-45% से बढ़ करके 70-75% तक चला जाएगा, यानी चाइना से आपकी डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट आधी हो जाएगी। आज ऑलमोस्ट आप 50% डिपेंडेंट हो, अगले 2-3 साल में अगर ये ट्रेंड सही से चला तो आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ 25% रह जाएगी। इससे एक और एडवांटेज क्या होगा इन कंपनीज को, इनका वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। सो ये एक इन्होंने गाइडेंस काइंड ऑफ दिया है अगले 2-3 साल के लिए। देन एक और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में ऑफकोर्स एसी जो इंडस्ट्री है उसका पूरा ग्रोथ ही 40-50% रहा है। एंड इसमें ये रिटेलर्स को भी काउंट कर रहे हैं, मतलब एक तो हो गया एसी मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा हो गया ब्रांड्स वोल्टास, डाइकिन, हिताची, ये सारी कंपनीज, प्लस तीसरे हो गए आपके रिटेलर्स जैसे आदित्य विजन या इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया या क्रोमा या विजय सेल्स। सो इन सारे इकोसिस्टम को मिला के ऑलमोस्ट 40-50% की ग्रोथ रही है पूरे एसी इंडस्ट्री में फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। अब मैनेजमेंट कह रहा है कि ऑफ कोर्स इसमें जो मेन पॉइंट हमको लग रहा है वो गर्मी ही लग रहा है, मतलब समर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अभी हमें क्लियरली पता नहीं है, हम हमारे कस्टमर से लगातार इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, बट अभी तक हमको इस पे कोई क्लैरिटी मिला नहीं है। सो क्या पॉइंट है वो, मैनेजमेंट बोल रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी जो ग्रोथ है वो आपका आया है सर्दर्न स्टेट से एंड वेस्टर्न रीजन से, सर्दर्न एंड वेस्टर्न रीजन से मेजोरिटी ग्रोथ आया है। एंड जब तक ये ग्रोथ नॉर्दर्न रीजन तक पिकअप होना स्टार्ट हुआ तब तक इन्वेंट्री ऑलरेडी शॉर्ट होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो मेजोरिटी ग्रोथ आपका सर्दर्न एंड वेस्टर्न स्टेट से आया, जबकि वहां पे उस लेवल की एक्सट्रीम हीट या हीट वेव देखने को नहीं मिली थी जो नॉर्दर्न रीजन में देखा था। नॉर्दर्न रीजन में काफी लंबे टाइम तक एवरेज टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री से भी ज्यादा था, तो लॉजिकली एक्सपेक्टेड ये था कि नॉर्दर्न रीजन से ज्यादा ग्रोथ आएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली सर्दर्न स्टेट्स में जो ग्रोथ है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ट्रिपल डिजिट ग्रोथ रही, मतलब 100% से भी ज्यादा का ग्रोथ रहा सर्दर्न स्टेट्स के अंदर, और वेस्टर्न रीजन में भी काफी सॉलिड ग्रोथ रहा। तो कंपनी कह रहा है कि ये चीज हमको अभी तक क्लियर नहीं हुई है, एंड इस पे हम लगातार अपने क्लाइंट से भी डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा क्या फैक्टर है जिसने इस ओवरऑल इतनी सॉलिड ग्रोथ को ड्राइव किया फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो मे बी सेकेंड क्वार्टर पे इस पे थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा मैनेजमेंट से। देन अगेन कंपनी कह रही है कि कंपटीशन इंटेंसिटी अनडाउटेडली बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है, नए प्लेयर्स भी आए हैं, प्लस वही जो आपके ब्रांड्स हैं वो भी अपनी इन हाउस कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन मेन पॉइंट वही आ जाता है कि आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखना पड़ेगा, एंड वहां पे ओडीएम ओईएम हमारे जैसे जो प्लेयर्स हैं उनके पास में एज है। सो ग्रोथ वाइज या अपॉर्चुनिटी वाइज कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं लग रहा है।
देन कंपनी कह रही है कि हम साथ में हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसमें थोड़े से मार्जिन ज्यादा हों, पर वो हम इन्हीं दोनों सेगमेंट में देख रहे हैं, मतलब एसी वाले में और वॉशिंग मशीन वाले बिजनेस में। पेनेट्रेशन की बात करें तो बहुत लो पेनेट्रेशन है, मतलब एसी का सिर्फ 7-8% का पेनेट्रेशन है, वॉशिंग मशीन का सिर्फ आपका 12-14% का पेनेट्रेशन है। तो बहुत लो पेनेट्रेशन है इंडिया में इन इन प्रोडक्ट्स का। एंड अगर पेनेट्रेशन लो है तो उसका मतलब क्या हुआ कि अपॉर्चुनिटी का साइज बहुत बड़ा है। और ये हमको समझना होगा कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए नहीं है, जबकि जो इनकी जो ब्रांड्स हैं, इनकी जो क्लाइंट्स हैं वोल्टास वगैरह, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। प्लस जो रिटेलर्स हैं, अगेन आपके आदित्य विजन, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स, क्रोमा, विजय सेल्स, ये सारे जो ऑर्गेनाइज रिटेलर्स हैं, इनके लिए भी एक बहुत हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। प्लस इसके साथ में जो कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज है लाइक बजाज फाइनेंस, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज हैं, उनके पास में भी एक बहुत सॉलिड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज आप लॉजिकली सोचो कि बजाज फाइनेंस पिछले 10 साल के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी बनाए, जबकि इन प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन अभी भी सिर्फ 7-8-10% के आसपास है। तो जब उनकी मैनेजमेंट बोलती है कि यहां से भी हम 23-25% पे ग्रो कर सकते हैं आने वाले सालों तक, तो वो यही कॉन्फिडेंस देता है उनको कि बिकॉज अभी तक इन प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन तो बढ़ा ही नहीं है इंडिया में। तो जब इनका पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो बजाज फाइनेंस तो ऑलरेडी पैन इंडिया लेवल पे प्रेजेंस है, हर एक रिटेलर के साथ में उसका टाई अप है। ऑफ कोर्स स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी नो कि उसका वैल्यूएशन बहुत हाई है, बेस हाई है, लेकिन बिजनेस के सेंस से अगर आप समझो तो अभी भी बजाज फाइनेंस के पास में एक बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये जो ग्रोथ है ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए नहीं है, पूरा इकोसिस्टम यहां से एक सॉलिड पेस पे ग्रो कर सकता है अगला पूरा 5-10 साल के अंदर। देन मैनेजमेंट का बोलना है कि जो एसी बिजनेस है उसमें इनके जो टॉप 5 क्लाइंट हैं वो आज के टाइम पे 60% कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। पिछले साल ये नंबर 85% था, तो 85% से एक साल में 60% पे आया। इसका मतलब क्या हुआ कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने पिछले एक साल में नए नए क्लाइंट्स को बहुत तेजी से ऐड किया। उसके साथ में जो इनके पुराने क्लाइंट्स थे जो पहले बहुत छोटा बिजनेस देते थे, उनसे भी और ज्यादा बिजनेस कंपनी ने जनरेट किया है। तो अगेन वही डिमांड स्ट्रॉन्ग काफी ज्यादा है इस पूरे सेक्टर के अंदर। देन मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगला जो 2-3 साल का जो हमने गाइडेंस दिया है उसमें एक तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है हमारे पास, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, वो तो हमको 20 से 25% ऑलरेडी हेल्प कर देंगे उस ग्रोथ को अचीव करने का। बाकी 5-10% का जो गैप रहेगा वो हमारे नए प्रोडक्ट से आ जाएगा, नए बिजनेसेस से आएगा जो हम लगातार एक्सप्लोर कर रहे हैं, अगेन डोमेस्टिक मार्केट में भी एंड एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी। डेट के ऊपर कोई गाइडेंस नहीं देना चाह रही है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बोलना है कि डेट अभी तो ऑफ कोर्स इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर कल को चल के हमको कोई ऐसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है जहां पे हमको लगता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल हमारा काफी अच्छा रह सकता है, तो ऑफ कोर्स हम डेट लेने से रेजिस्ट नहीं करेंगे, डेट हम लेंगे वहां पे। एंड यही एक आउटलुक भी होना चाहिए एक छोटी कंपनी का, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर हम वो बुकिश फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि आपका डेट टू इक्विटी 1 से कम ही होना चाहिए, या आपका कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, फ्री कैश फ्लो जनरेटर होना चाहिए, आरओई आपका 20-25% का होना चाहिए। ऐसा अगर हम एक बुकिश फ्रेमवर्क लेके चलेंगे तो अगर जिस बिजनेसेस में ऐसी चीजें होंगी उसका स्टॉक तो ऑलरेडी मतलब बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा होगा, वहां पे आपको कैसे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको समझना पड़ेगा कि बिजनेस का स्कोप कैसा है। मे बी उस बिजनेस वो छोटा साइज का बिजनेस है लेकिन उसको सेक्टर में ग्रोथ इतनी ज्यादा दिख रही है, डिमांड इतनी स्ट्रांग है, तो अगर उसका डेट टू इक्विटी 1 से ज्यादा होता भी है लेकिन आगे का ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि उस डेट को वो रीपे कर सकता है, एक हाई रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट कर सकता है, देन ऑफ कोर्स वो डेट उस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, वरना वो एक्सपैंड कहां से करेगा। अगर हम वही आरओई आरओसी का फिक्स फॉर्मूला लेके चलेंगे तो ऐसा बड़ा स्कोप वाला बिजनेस तो हमेशा हमसे मिस हो जाएगा। अगर आप एग्जांपल के लिए कल्याण को देखो तो कल्याण ने पिछले 3-4 साल में इस सेक्टर के लीडर को बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है, मतलब टाइटन को बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। वो कैसे किया है? वही हाई पेस ऑफ ग्रोथ, लगातार सॉलिड एक्सपेंशन। तो अगर आप 3 साल पहले कल्याण का आरओई का नंबर देखोगे तो हार्डली 9-10% का आरओई का नंबर था, जबकि टाइटन ऑलरेडी 20-25-30% के आरओई आरओसी पे ऑपरेट करता है। तो उस पॉइंट पे तो हम कल्याण को सिंपली रिजेक्ट कर देते, लेकिन कल्याण पिछले 3 साल में 10x हो गया उसका स्टॉक। क्यों हुआ? बिकॉज बिजनेस ने इतने सॉलिड पेस पे ग्रो किया, एक सदर्न स्टेट का प्लेयर पैन इंडिया प्लेयर बन गया और बाहर की कंट्रीज में भी लगातार एक्सपैंड कर रहा है, अभी भी 30% पे स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है। जबकि टाइटन का स्टॉक अगर आप देखोगे तो आई थिंक हार्डली डबल हुआ है वो पिछले 3 साल के अंदर। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आज भी कल्याण का आरओई का नंबर बहुत कम है टाइटन के कंपैरिजन में, लेकिन अगर हम सिर्फ वही आरओई देखते रह जाएंगे या वर्किंग कैपिटल देखते रह जाएंगे
तो आगे का स्कोप समझ में नहीं आएगा। इसलिए बिजनेस की स्टोरी समझना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट गाइडेंस क्या दे रहा है, इंडस्ट्री में क्या चीजें चेंज हो रही है, कहाँ पे ये जो आरओई का नंबर है ये कहाँ कैसे मूव कर सकता है इस कंपनी के लिए। सो उस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज ऐसी अपॉर्चुनिटी हम बहुत बहुत बार मिस कर सकते हैं। तो वही कंपनी कह रहा है कि डेट अगर हमको लगेगा सो हम आगे ऑफ कोर्स लेंगे। देन कैपेसिटी अगर आप देखोगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का, तो कंपनी के पास आज के टाइम पे जो इंडोर यूनिट्स होते हैं एसी के, उसको ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास कंपनी एनुअली प्रोड्यूस कर सकती है। जो आउटडोर यूनिट्स है वो 2 लाख के आसपास प्रोड्यूस करती है। एंड जो विंडो एसी आपका वो 25,000 के आसपास कंपनी एनुअली प्रोड्यूस करती है। मैनेजमेंट बोल रहा है कि इसी कैपेसिटी को हम इसी साल के अंदर बहुत सॉलिड पेस पे बढ़ाना चाहते हैं। जो इंडोर यूनिट है उसको 2.5 लाख से 3.5 लाख तक लेके जाना चाहते हैं। जो आपका आउटडोर यूनिट है उसको 2 लाख से 3 लाख तक लेकर जाना चाहते हैं। एंड जो विंडो एसी है उसको 25,000 से 50,000 तक लेके जाने का प्लान है कंपनी का इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। एंड लास्टली जो आपका वॉशिंग मशीन का बिजनेस है वो कंपनी आज के टाइम पे 1,15,000 के आसपास प्रोड्यूस कर रही है। उसकी कैपेसिटी को कंपनी 2 लाख तक लेके जाने का प्लान है इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो गाइडेंस बहुत सॉलिड है कंपनी का। देन कंपनी कह रही है कि वर्किंग कैपिटल ऑफ कोर्स आपको दिखेगा क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा वेरी करेगा, बिकॉज मॉडल उस तरीके का है। इनका जो सबसे पीक सीजन होता है एसी का वो जनवरी से मार्च तक होता है और वो मई तक चलता है, मई जून तक चलता है। सो कंपनी कह रही है कि क्योंकि मार्च में ईयर एंड होता है तो हमको ऑलरेडी पहले इन्वेंट्री बिल्डअप करना पड़ता है, रॉ मटेरियल बिल्डअप करना पड़ता है। तो आपको हमारा वर्किंग कैपिटल दिखेगा कि बहुत हाई इंटेंसिटी है, जबकि वो क्लियर पिक्चर नहीं है। एंड एक दूसरा रीजन और भी है क्योंकि हमको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है आज के टाइम पे बहुत सारा रॉ मटेरियल, और चाइना में 4th क्वार्टर में न्यू ईयर होता है, तो उसकी वजह से भी हमको पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वो भी एक और फैक्टर है कि वर्किंग कैपिटल हमारा थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी दिखता है, जो कि क्लियर पिक्चर नहीं शो करता है हमारे बिजनेस का। आगे चल के जैसा चाइना का डिपेंडेंसी कम होगा तो ऑफकोर्स ये प्रॉब्लम काफी हद तक हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। देन मैनेजमेंट का कहना है अगेन वही लास्टली स्कोप वाइज कि पीएलआई का जो बेनिफिट है गवर्नमेंट का, उससे बहुत सारे नए प्लेयर्स आए हैं। आपके जो ब्रांड्स हैं उन्होंने भी कैपेसिटी बिल्ड करनी शुरू करी है, लेकिन स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत है इस इंडस्ट्री के अंदर। एंड मेन फैक्टर वही है कि कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा बिजनेस ऑपरेट कर सकता है। वहां पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कह रही है कि हम काफी हेल्दी वे में कॉस्ट को मेंटेन करते हुए ग्रो कर रहे हैं और आगे भी इसको कर पाएंगे। प्लस क्योंकि हम ओडीएम प्लेयर हैं, ओईएम प्लेयर हैं, तो एट द एंड जो जो ब्रांड हैं उनको आउटसोर्सिंग करना ही पड़ेगा। ब्रांड को इन हाउस कैपेसिटी में बिल्डअप करना तभी ज्यादा सेंसेबल होगा अगर वो कोई हाई मार्जिन प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं। अगर वो कोई मास मार्केट प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उनको आउटसोर्सिंग ही करना पड़ेगा। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आप इंडिया का पेनेट्रेशन देखो या इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी देखो, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी देखो, तो बहुत ज्यादा कम है। सो स्कोप ऑफ ग्रोथ ओवरऑल हमको बहुत सॉलिड लगता है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। तो ये पूरा कॉनकॉल एनालिसिस था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। गाइडेंस काफी सॉलिड है, एग्जीक्यूशन हम देख रहे हैं कि काफी हाई पेस पे है। एंड स्टॉक अगर आप देखोगे अपॉर्चुनिटी वाइज तो ऑफकोर्स आपको दिखेगा 85-86 के पीई पे ये स्टॉक। लेकिन क्योंकि इस पूरे सेक्टर का अर्निंग ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन इतना सॉलिड है, प्लस मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम 25-30% पे ग्रो कर सकते हैं अगले 4-5 साल के अंदर। सो उस ग्रोथ गाइडेंस के ऊपर मार्केट इसको वैल्यू कर रहा है। बिकॉज इसी स्पेस के अगर आप बाकी स्टॉक्स को देखोगे लाइक डिक्सन को या फिर आपका केन्स टेक्नोलॉजी को, तो वो ऑलरेडी 150-200 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज मार्केट को पता है कि सेक्टर अभी इवॉल्व हो रहा है, पूरा सेक्टर अगला 10-15 साल बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहा है। तो अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू रहा तो आप देखोगे कि स्टॉक हर कुछ टाइम के बाद नया हाई लगाता जाएगा। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी वाइज अगर हम बात करें तो ई पैक में थोड़ी सी बेटर अपॉर्चुनिटी लगती है, बिकॉज उसके पास में वो री रेटिंग वाला फैक्टर है। उसका पी मल्टीपल काफी कम है, पेस ऑफ ग्रोथ काफी हाई है, तो उसका स्टॉक में वो री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी लगता है। बट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी अगर इस गाइडेंस को एग्जीक्यूट करता है आगे आने वाले क्वार्टर्स में, सो अपसाइड पोटेंशियल बहुत हाई है इसके स्टॉक का भी। बाकी ट्रैकिंग तो ऑफकोर्स हमको कंटिन्यू रखना ही है हर एक बिजनेसेस का। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।